हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लास विथ यूनिक आइडेंटिटी में। दोस्तों लास्ट टाइम हम लोग यूपी लेखपाल 2015 के अनसॉल्व मैथ का कर रहे थे, जिसमें से हमने कुछ सवाल किया था। आज उसके आगे से करते हैं, ठीक है। 720 मिठाइयाँ 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। मिठाइयाँ बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती हैं। बच्चे के 20% के बराबर होती हैं। प्रत्येक बच्चे की कितनी मिठाई मिलती है? सबसे पहले हम ऑप्शन में देखते हैं। 720 का कोई गुणज है तो ऑप्शन में आपको 12 मिल रहा था। तो 20 जो बच्चों की कुल संख्या थी 20% बराबर कर दीजिए 12 के, तो 100% होगा 12/20 गुणे 100, 20 पंचे 100, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 यानी 60 बच्चे थे और 60 बच्चे में 12 मिठाई मिलती। 12 से 72, 720 मिठाइयाँ हो जाती, 60 बच्चों में बांटने के लिए हो जाती। अब बाकी एक सवाल ये भी, माना प्रत्येक बच्चों को मिली मिठाई x है। बच्चे की कुल संख्या मतलब बच्चों की कुल संख्या क्या हो जाती? 720 मिठाइयों में जब x से भाग देते तो आ जाती बच्चों की कुल संख्या आ जाती। तो 720/x गुणे 20% था। 720/x का 20% 20% निकाल दिया। 20% मतलब 20/100 बराबर 144 के कर दिया। तो जब 144 का रूट निकालेंगे 144 का रूट निकालेंगे तो 12 आपकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाता है। सबसे पहले 512 का ही क्या निकालते हैं? घन निकालते हैं। 512 किससे बना है, किसका घन मूल है, ठीक है। 512 का घन मूल क्या है? 8 गुणे 8 गुणे 8 करते हैं। 8 × 64, 64 × 512 होता है। तो 8 किसका घन है? 2 का क्यूब है। 8 2 का क्यूब है। 8 2 का क्यूब है। तो इसी प्रकार चौथी जो संख्या आएगी वो भी 8 2 का क्यूब आएगी। तो वो भी संख्या क्या रहेगी? 8, ठीक है। विकल्प, और जो आपके विकल्प थे उसमें कोई अन्य संख्याएं किसी की घन नहीं थी, लेकिन जो 8 थी वो 2 की घन थी। यहाँ पे आपको HCF लेना है। 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण जिनकी माप 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर है, वह बड़े से बड़े माप क्या होगी जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। सबसे पहले देखिए, दो नज़दीकी संख्याओं को आप माइनस कर लीजिए, जो 203 और 234। 203 और 234 को जब माइनस करेंगे जितना आंसर आता है 31 आंसर आता है। यदि 31 इसको विभाजित कर दे रहा है तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। बाकी अगर आप भाग देना चाहते हैं तो भाग दे सकते हैं, ठीक है। सबसे सॉरी तो आप क्या कीजिए, 403 को 434 से भाग दीजिए। एक बार जाएगा 31 आएगा। 31 को 403 में भाग दीजिए, 31 आ गया। अब जो 31 आ रहा है यदि 465 को विभाजित कर दे तो यही इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। यानी वह बड़ा सा बड़ा बर्तन 31 लीटर का होगा जिससे इन सभी को एक बार में मापा जा सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं भी कह रहा हूँ, इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। 31 अंतर आ जाता है। इन दोनों का दो नज़दीकी संख्याओं का माइनस करने पे, अंतर करने पे अगर तीसरी संख्या को वो अंतर विभाजित कर दे रहा है तो वही उसका HCF हो जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। सुरेश और संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 5,000 तथा संदीप ने 6 माह के लिए 6,000 व्यवसाय में लगाए। वर्ष के अंत में 610 रुपए का कुल लाभ हुआ। संदीप को कितना मिलेगा? आइए देखते हैं। संदीप ने 6 माह के लिए 6,000 लगाए, सुरेश ने 5 माह के लिए 5,000 लगाए। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 6 × 36, 55 25, ठीक है। इनका अनुपात आ गया, ठीक है। अब देखिए इनका अनुपातिक योग करते हैं तो क्या आएगा? 6 5 11, 11 की 1, 3 2 5 1 6, 61 ए। और कितना कुल लाभ कितना था? 61 610 था। तो 61 का नाम 61 यानी 10 क्या आया? अनुपातिक योग 10 है। ए का मान क्या आ गया? 10 आ गया। संदीप का लाभ कितना है? संदीप का लाभ कितना है? 36 × 10 360। और सुरेश का लाभ कितना हो जाएगा? सुरेश का लाभ हो जाएगा 25 × 10 250, ठीक है। अब क्या है? n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 का औसत क्या होगा? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जब ये करेंगे 6s + 15/6 आ जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा? n+5/2 हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि ये जब काटेंगे 3 दूना 6, 3 3 5 15, तो ये 6 से 6 कट जाएगा, n+5/2, n+5/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है देखिए, जब औसत में समान, वहाँ पे समान अंतर चल रहा था, वहाँ पे क्या चल रहा था, समान अंतर चल रहा था, n+1 n+2 n+3, देखिए एक एक का अंतर चल रहा था। तो हम क्या करते हैं, जब भी अंतर समान हो, जब भी कहीं हमको अंतर समान मिल रहा हो, तो पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 कर देते हैं। वहाँ पे पहली संख्या n थी और अंतिम संख्या 5 थी, और बटे 2 कर दिया, पहली संख्या n+5/2 आंसर आ गया। तो ये सवाल क्या है, सबसे पहले 225 देखिए किसका है, 15 है, 15 इसमें जोड़ देंगे तो 169 बनेगा, 169 13 का होता। हाँ तो दोस्तों, लास्ट में वीडियो यहाँ पे रुक गया था, तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं। क्लास विद यूनिक आइडेंटिटी में लेखपाल 2015 का अनसॉल्व पेपर करा रहे थे। ओके, देखिए यहाँ पे क्या होता है, वर्गमूल हमें निकालना होता है। तो 225 15 का होता है, जो 15 निकल के इसमें जुड़ेगा तो 169 का हो जाएगा। 169 में जब 13 मतलब ऐड करेंगे तो 169 जो वर्गमूल होता है 13 का, जब 13 इसमें ऐड करेंगे 15,625 का हो जाता है। तो 15,625 में हम क्या करते हैं, 25 को अलग ले लेते हैं। 25 किसका होता है, 5 का होता है। तो 156 क्या होता है, 156 12 गुणे 13 होता है। तो 12 गुणे 13 में हम क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या को ले लेते हैं, तो 125 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आई देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका एलसीएम 300 है, तो छोटी संख्या बताओ। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने इसको आपको लिख दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आनुपातिक जो गुणनफल होता है, क्या होता है, आनुपातिक जो गुणनफल है, आप कह लीजिए अगर सहभाज्य संख्याएं तो गुणनफल, वरना एलसीएम। आनुपातिक जो अनुपात होता है, इसका एलसीएम में जब हम इस संख्या के एलसीएम से भाग देंगे तो हमें एचसीएफ मिल जाता है। और यदि हमें एचसीएफ मिल गया तो अनुपातों से गुणा करके हम संख्याएं निकाल लेते हैं। जैसे इसका एलसीएम क्या होगा, 3 5 15 होगा। तो 15 से जब करेंगे तो हम 3 दूनी 15 जब करेंगे 15 दूनी 30 यानी 20 आ गया। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी 60 और बड़ी संख्या 100 हो जाएगी। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। ये दिए गए अनुपात का एलसीएम निकाल के एलसीएम से भाग देकर इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, और अनुपातों में एचसीएफ से गुणा करने पर हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। यदि ये सहभाज्य हैं तो डायरेक्ट इनका गुणा कर दीजिए। जैसे 3 5 15, 15 में जब हमने 15 से जब हमने 300 में भाग दिया 20 आ गया। तो जो एचसीएफ 20 आया है, अनुपातों में एचसीएफ से गुणा करने पर हमें संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहता है। यदि अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्रय मूल्य क्या रहा होगा, क्रय मूल्य सबका 100% रहता है। 25% बढ़ाना चाहता है, ठीक है, वेरी गुड, 25% बढ़ाना चाहता है। और 25% बढ़ा के कितना छूट देना चाहता है, 4% छूट देना चाहता है। 4/100 कर देंगे। ठीक है, तो जब 25 का हमने क्या किया, देखिए 4% की छूट देना चाहता है 125 पे, तो 125 गुणे 4/100 कर दिया। 4 से 100 को काटा, 25 पे कटेगा, 25 पंचे 125 होता है, यानी वो -5 की छूट देगा। यानी माइनस, जब 125 में से माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा, यानी वो 120 पे बेचना चाहता है, यानी 100 पे 20% का 20% लाभ हो गया। ठीक है, फिर से देखिए 125 पे अंकित करके 4% छूट, 4% को हम 4/100 लिख के काटे तो 5 आया, -5 आ गया। 25 में से -5 घटा दिए, 20% आ गया। ठीक है, तीन संख्याओं का योगफल 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 और दूसरी तरफ तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या योगफल 392 है। पहली दूसरी तीसरी संख्या कर लीजिए, 2:3, 5:8 और 3 का, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 बढ़ा दीजिए, यहाँ 5 है तो 5 बढ़ा दीजिए, 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, 8 त्रिक 24। यदि कटती है तो काट लेंगे। अब इनको जोड़ लीजिए, आनुपातिक योग जोड़ लीजिए, तो 49a/392 आएगा। तो ए जब काटेंगे 7 7 7 49, 56 आएगा, 7 8 56, ए बराबर क्या आ गया 8। तो पहली संख्या क्या है पहली संख्या कहाँ है, पहली संख्या ये है, तो 10 गुणे 8 कर दीजिए तो 80। पहली संख्या क्या आ गई 80, और दूसरी संख्या 15 गुणे 8, तीसरी संख्या 24 गुणे 8 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30 एवं 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो। यदि प्रत्येक से विभाजित इनसे विभाजित होना है तो उसे एलसीएम होना पड़ेगा। उसका क्या होना पड़ेगा, उसको इनका एलसीएम होना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 360 इसका एलसीएम आएगा,
उन तीनों के एलसीएम से सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, तो इनका एलसीएम से भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो शेषफल क्या आ जाएगा, 279 शेषफल आ जाएगा। अब 279 को इसमें से घटा देंगे तो वही हमारी संख्या होगी 9720 संख्या है जो इन तीनों से विभाजित होगी। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जो 30, 24 और 36 से विभाजित। तो पहले 30, 24, 36 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके तो बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वो 999 में से घटा देंगे, वही जो संख्या आएगी वो इन तीनों से विभाजित होगी। अब इसको देखते हैं, एक त्रिभुज, एडवांस मैथ देखते हैं, अर्थमेटिक मैथ खत्म हो गई। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः इतना 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 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले जान लीजिए, यदि हम इसको काटते हैं तो ये आता है 7, 8, 9, 7, 8, 9 करके आएगा, तो जो कि ट्रिपलेट्स नहीं है। ट्रिपलेट्स वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, और उसमें 2 का गुणा करते जाएंगे, ट्रिपलेट्स बनता चला जाएगा। तो और अगर ये समकोण त्रिभुज होता तो यही सूत्र लगा के हम क्षेत्रफल निकाल लेते, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है इसलिए हम हीरोज का फार्मूला लगाएंगे। हीरोज का फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम अर्ध परिमाप का सूत्र लगाते हैं। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है a+b+c/2 होता है, ठीक है। तो अर्ध परिमाप हम क्या करेंगे, लेकिन इसका यूज यहाँ पे ले लेंगे। 7 और 40 और 45 को जब हमने काटा, अनुपातिक किया 7, 8, हमें इनका अनुपात लिख लेना है और अनुपात को छोटे से छोटा कर लेना है, ठीक है। अनुपात को छोटे से छोटा कर लेना है ताकि कैलकुलेशन कम हो सके। तो अर्ध परिमाप में हमने क्या किया, 7p, अर्ध परिमाप में हमने क्या किया, 7p, 8p, 9p/2 कर दिया। तो इनको जोड़ने पे क्या आएगा, 24p, तो 24p/2, तो जब काटेंगे तो 12p आ जाएगा। तो 12p जैसे हमने लिखा नहीं, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, वैसे ही कर देंगे। तो सबका मान रख देंगे, सबका मान रखने के बाद p हमारा 4 बार आएगा तो p² बाहर आ जाएगा, और जब इनका करेंगे तो 4 × 3 के √5 अंदर रह जाएगा। तो 12 × 25 करेंगे, 12 × 25 करेंगे तो 300 आंसर आएगा, 300 आंसर आएगा, और √5 ये हो जाएगा। तो √5 का मान होता है 2.236 रखेंगे, तो जब गुणा करेंगे 300 से तो आंसर आपका आ जाएगा 670.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यदि एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात इतना 3, 4, 5 है और इसका क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है, देखिए 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये हमारा ट्रिपलेट्स में होता है, ठीक है। 25 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। 9, 16, 25 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के भुजाओं, इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर है, तो इसलिए ट्रिपलेट्स है, ठीक है। अब ये मतलब क्या है, ट्रिपलेट्स हैं तो ये समकोण त्रिभुज ही होंगे, ठीक है। तो 3x, 4x, 5x को जोड़ेंगे तो परिमाप आ जाएगा। सबसे पहले परिमाप निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करेंगे। 3x, बड़ी भुजा तो कर्ण होगी इसलिए बड़ी भुजा को लेंगे नहीं, 3x सबसे पहले लिख देंगे, 3x² + 4x² 1/2 के 2 काटेंगे, 3x² + 2x² हो जाएगा ना, 2 से 2 काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 216 यहाँ पे है, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर न रखिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, आधार गुणे ऊंचाई होती है ना, आधार गुणे ऊंचाई होती है, ये स्क्वायर नहीं रहेगा। तो 2 दूना 4, 3 दूनी 6x², x का गुणा x² होगा। तो जब 6 से 216 काटेंगे 36 आएगा, तो x² बराबर 36 आ गया, तो x बराबर 6 आ गया। त्रिभुज का परिमाप क्या करेंगे, त्रिभुज के परिमाप मतलब किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उसकी सभी भुजाओं का जोड़ होता है। तो 3x, 4x + 5x किया तो 12x आ गया, 12x का मान रख दिया, 12×6 = 72 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाला मान कहलाता है बहुलक कहलाता है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की माप होगी। समचतुर्भुज क्या होता है, वर्ग की कैटेगरी का होता है, लेकिन वर्ग नहीं होता। वर्ग के प्रत्येक बाह्य कोण 90 अंश के होते हैं, इसके नहीं होते। ये एक दूसरे को समद्विभाजित तो करता है और 90 अंश का कोण बनाता है, लेकिन इसके दोनों जो विकर्ण है वो अलग अलग नाप के होते हैं। वर्ग में क्या होता है, बराबर होते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 × d2 होता है। तो क्षेत्रफल तो दिया ही है 500 सेंटीमीटर बराबर 1/2 × 25 × d2 कर दिए, 25 दूना 50, 1 0 है, तो ये 2 बचेगा, तो 2 वहाँ पे जाके 40 कर देगा, ठीक है। तो d2 बराबर 40 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर, ठीक। अब एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर होगी। 2 तरीके से बता रहे हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों,
ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो आप समबाहु त्रिभुज ऐसे बना लीजिए। तो जिसकी प्रत्येक भुजा 4 है तो ऊंचाई यही पूछ रहा है। यदि और समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है वो हर भुजा के क्या होता है, बराबर भागों में बांटता है। तो ये भी 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो आप क्या कीजिए, 2 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 16 माइनस 4 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 एक्स स्क्वायर बराबर 12, तो 4 गुणे 3 हो जाएगा एक्स बराबर, तो एक्स बराबर 2√3 हो जाएगा। एक तो आप इसे प्रूफ करके कर सकते हैं, और एक इसका फार्मूला होता है, यदि आप उसको याद रख सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है जी। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होती है, √3/2 गुणे भुजा, √3/2 गुणे 4 भुजा दी, 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, तो 2√3 भुजा आ गई आपकी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 23 के है, और एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर पूछ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, वर्ग करके इसको 4 बना देंगे। तो x की पावर 4 प्लस x की 1/x की पावर 4 गुणे 2 गुणे x गुणे 1/x का स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 1/x की पावर 4 प्लस 2 को उधर करेंगे तो x की पावर 4 यहाँ पे 4 होगा। ठीक, प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 529 माइनस 2 आज गया आपका आंसर। या तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, इसको आप p मान लेते। ठीक है, इसको आप क्या मान लेते, p मान लेते, p² - 2 कर देते, आंसर आ जाता आपका। जब भी ऐसा मान रहे हैं तो आप इसको p² मान के -2 कर देंगे तो आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आपका साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखिए कि नेक्स्ट आप जो डिमांड करेंगे उसी की मैं वीडियोस दूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।